हम किसी सेलिब्रिटी, किसी नेता या किसी बड़े लेखक के बारे में अपनी राय कैसे बनाते हैं? ज्यादातर इंटरव्यूज के जरिए, है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या एक इंटरव्यू किसी की असलियत सामने लाता है या फिर उनकी आत्मा का एक हिस्सा चुरा लेता है, जैसा कुछ लोग मानते थे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आज हम इसी सवाल के दो बिल्कुल अलग छोरों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हमें इसी दुनिया में लेकर जाते हैं। बिल्कुल। एक तरफ क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का एक लेख है जो इंटरव्यू की इस पूरी कला पर ही सवाल उठाता है कि ये सच जानने का जरिया है या किसी की प्राइवेसी पर एक हमला। और दूसरी तरफ हमारे पास इतालवी प्रोफेसर और उपन्यासकार अम्बर्टो इको का एक शानदार इंटरव्यू है, और वो दिखाता है कि जब एक जीनियस बात करता है तो वो हमें अपने दिमाग के अंदर की दुनिया की एक झलक दे देता है। तो सवाल यही है, इंटरव्यू एक कला है या एक अपराध? चलिए इसी से शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर बताते हैं कि जर्नलिज्म में इंटरव्यू का चलन कोई नया नहीं है, मतलब लगभग 130 साल पुराना है। हाँ, लेकिन शुरू से ही इसे लेकर राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसे सत्य का स्रोत और एक कला मानते हैं, और दूसरी तरफ कई बड़ी हस्तियां, खासकर लेखक, इसे अपनी जिंदगी में एक जबरदस्ती की घुसपैठ मानते थे। घुसपैठ? हाँ, उन्हें लगता था कि इंटरव्यू उनकी पहचान को छोटा कर देता है, उन्हें एक बॉक्स में बंद कर देता है। ये कुछ उन पुरानी मान्यताओं जैसा है जहां लोग मानते थे कि तस्वीर खिंचवाने से आपकी आत्मा चोरी हो जाती है। वीएस नायपॉल का एक कोट है जो मुझे बहुत पावरफुल लगा। उनका मानना था कि इंटरव्यू देने के बाद लोग घायल हो जाते हैं और अपना एक हिस्सा खो देते हैं। घायल, वुंडेड। हाँ, घायल हो जाना, ये बहुत मजबूत शब्द हैं एक बातचीत के लिए। बिल्कुल, और कुछ तो इससे भी आगे निकल गए। एलिस इन वंडरलैंड के लेखक लुइस कैरल को तो इंटरव्यूअर्स से एक तरह का खौफ था। खौफ? हाँ, वो अपनी शोहरत से इतना डरते थे कि उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं। वो ऑटोग्राफ मांगने वालों और इंटरव्यूअर्स से छिपते फिरते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग उनकी पहचान को खा जाएंगे। लेकिन जो सबसे कड़ा विरोध था वो शायद रुडयार्ड किपलिंग का था। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। हाँ, उन्होंने तो हद ही कर दी थी। किपलिंग ने इंटरव्यू को अनैतिक और एक अपराध तक कह दिया। अपराध? हाँ। उन्होंने इसकी तुलना किसी पर हमले से की और कहा कि इसके लिए तो सजा मिलनी चाहिए। उनकी पत्नी ने अपनी डायरी में एक घटना का जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि कैसे एक बार बॉस्टन के 2 रिपोर्टरों ने उनका पूरा दिन बर्बाद कर दिया था, और किपलिंग इस बात से कितने ज्यादा नाराज थे। वो इसे अपनी पर्सनल स्पेस पर एक हमला मानते थे। एक मिनट, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है ना? हाँ, बिल्कुल। वही रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने इंटरव्यू को अपराध कहा, उन्होंने कुछ साल पहले खुद किसी का इंटरव्यू लिया था। हाँ, और वो भी मार्क ट्वेन का। यही तो विडंबना है। ये दिखाता है कि इस विषय पर लोगों के विचार कितने जटिल हैं। मतलब कैसे? शायद जब आप सवाल पूछने की पोजीशन में होते हैं तो आपको पावर महसूस होती है, लेकिन जब कैमरे या माइक का मुंह आपकी तरफ होता है तो वही चीज एक हमले जैसी लगती है। ये तो सारा पावर डायनामिक का खेल है। बिल्कुल। वाओ, दैट्स फैसिनेटिंग। और सिर्फ किपलिंग नहीं, एक और उदाहरण है लेखक सॉल बेलो का। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई इंटरव्यूज दिए, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी तुलना श्वास नली पर अंगूठे के निशान से की। बाप रे। मतलब जैसे कोई आपका गला घोट रहा हो। यह सुनकर ये एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। सही बात है। ये सारे उदाहरण हमें दिखाते हैं कि अपनी कहानी को किसी और के हाथों में सौंप देना कितना मुश्किल हो सकता है। लेखक शब्दों से अपनी दुनिया बनाते हैं और इंटरव्यू में उन्हें डर लगता है कि कोई और उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उनकी एक नकली छवि बना देगा। लेकिन इन सब शिकायतों के बावजूद क्या हम ये मान सकते हैं कि ये लेखक थोड़े ज्यादा सेंसिटिव थे? आखिर प्रसिद्धि की कीमत तो चुकानी पड़ती है और इंटरव्यू उसी का एक हिस्सा है। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन शायद वो कीमत के बारे में नहीं बल्कि माध्यम की प्रकृति के बारे में शिकायत कर रहे थे। खैर, उनकी राय जो भी हो, एक बात तो तय है। क्या? जैसा कि डेनिस ब्रायन ने लिखा है, आज के ज़माने में हम अपने आसपास के मशहूर लोगों के बारे में जो भी जानते या सोचते हैं, हमारी वो धारणाएं इंटरव्यू से ही बनती हैं, और इसी वजह से एक इंटरव्यूअर के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति और प्रभाव होता है। तो एक तरफ हमारे पास ऐसे लेखक हैं जो इंटरव्यू को एक हमले की तरह देखते हैं, जो उनकी आत्मा को घायल कर देता है। हाँ। लेकिन क्या इंटरव्यू हमेशा ऐसे नहीं होता है? हमारी दूसरे सोर्स में एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि जब एक जीनियस इंटरव्यू देता है तो वो सिर्फ अपनी निजता नहीं बल्कि अपने दिमाग के काम करने का तरीका भी हमारे सामने रख देता है। और वो जीनियस है अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको? हाँ, अम्बर्टो इको इटली के एक प्रोफेसर
जो सेमियोटिक्स यानी चिन्हों के अध्ययन के महारथी थे। आसान भाषा में कहें तो वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हर तरह के साइन और सिंबल के पीछे छिपे मतलब को समझते थे। अच्छा। वो विज्ञापनों से लेकर आर्किटेक्चर तक पूरी दुनिया को एक किताब की तरह पढ़ सकते थे। वो अपनी एकेडमिक दुनिया में बहुत सम्मानित थे। लेकिन फिर 50 की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें दुनिया भर में सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने एक उपन्यास लिखा, द नेम ऑफ द रोज, और वो इतना चला कि उसकी 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकीं। तो इंटरव्यू लेने वाले मुकुंद पद्मनाभन उनसे यही पूछते हैं कि वो इतने सारे अलग अलग काम कैसे कर लेते हैं। वो एक प्रोफेसर है, एकेडमिक लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, बच्चों के लिए किताबें और फिर एक ब्लॉकबस्टर उपन्यास भी। ये सब एक साथ कैसे मुमकिन है? हाँ। और इको का जवाब कमाल का है। वो कहते हैं कि बाहर से भले ही ये सब अलग अलग काम लगें, लेकिन असल में वो हमेशा एक ही काम कर रहे होते हैं। उनका कहना था कि उनके हर काम के पीछे उनके कुछ फिलोसॉफिकल रुचियां हैं, जैसे शांति और अहिंसा। तो चाहे वो बच्चों के लिए लिखें या यूनिवर्सिटी के लिए, उनकी जो मूल सोच है वो वही रहती है। वाह। फिर वो अपनी प्रोडक्टिविटी का एक राज बताते हैं जिसे सुनकर शायद हर कोई हैरान रह जाए। वो इसे इंटरस्टिसेस कहते थे। इंटरस्टिसेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारी जिंदगी के बीच के छोटे छोटे खाली पल। सोचिए, जब आप लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं या चाय बनने में 2 मिनट बाकी हैं, या किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं जो 5 मिनट लेट है। हम लोग तो उस समय में अपना फोन निकालते हैं। बिल्कुल। और उम्बर्टो इको उन चंद सेकंड्स या मिनट्स को लिखने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। सच में? उन्होंने मजाक में कहा भी कि आप लिफ्ट से पहले माले से तीसरे माले तक पहुंचेंगे और उतनी देर में मैं एक पूरा लेख लिख चुका होता हूँ। ये मजाक ही होगा। ये मजाक था, लेकिन ये उनके डिसिप्लिन और समय की कद्र को दिखाता है। वो समय को बर्बाद नहीं होने देते थे, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा काम खड़ा कर देते थे। ये तो कमाल की बात है। और उनकी पहचान को लेकर भी उनका नजरिया बहुत साफ था। हाँ, वो जमीन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी वो खुद को एक उपन्यासकार से ज्यादा एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानते थे जो रविवार को उपन्यास लिखता है। बिल्कुल। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया उन्हें एक नॉवेलिस्ट के तौर पर ज्यादा जानती है। वो लेखकों के क्लब की जगह एकेडमिक सम्मेलनों में जाना पसंद करते थे। मतलब अपनी जड़ों को नहीं भूले। कभी नहीं। और उनकी ये एकेडमिक पहचान उनके लिखने के तरीके में भी दिखती थी, लेकिन एक बहुत ही अनोखे अंदाज में। वो कैसे? आमतौर पर अकादमिक किताबें बहुत सूखी और बोरिंग होती हैं, है ना, जिनमें सिर्फ तथ्य और सिद्धांत होते हैं। लेकिन इको ऐसा नहीं करते थे। तो वो क्या करते थे? वो अपने शोध की कहानी सुनाते थे। कहानी? हाँ, वो सिर्फ ये नहीं बताते थे कि उन्होंने क्या खोजा, बल्कि ये भी बताते थे कि वो उस खोज तक पहुंचे कैसे, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, कौन कौन से रास्ते बंद मिले। वो अपनी पूरी यात्रा पाठक के सामने रख देते थे। ये तो बहुत ही दिलचस्प तरीका है। क्या उनके अकादमिक क्षेत्र में इसे स्वीकार किया गया? शुरू में शायद नहीं, लेकिन उनके प्रोफेसर ने उनकी इस खूबी को बहुत जल्दी पहचान लिया था। जब इको ने 22 साल की उम्र में अपनी डॉक्टरेट की थीसिस जमा की, तो उनके प्रोफेसर ने कहा, बाकी छात्र अपनी परिकल्पना बनाते हैं, उसे सही साबित करते हैं और फिर निष्कर्ष देते हैं। तुमने तो अपने शोध की पूरी कहानी सुना दी है अपनी असफलताओं के साथ। और उन्हें ये पसंद आया? उन्हें ये अंदाज इतना पसंद आया कि उन्होंने इको की थीसिस को किताब के रूप में छपवा दिया। तो यहीं से उनके लिखने का वो खास अंदाज बना, एक कहानी सुनाने वाला अंदाज। एग्जैक्टली। और शायद इसीलिए वो 50 की उम्र में इतनी आसानी से एक उपन्यासकार बन गए, क्योंकि वो तो हमेशा से ही कहानियां सुना रहे थे। बिल्कुल। उनके लिए अकादमिक लेखन और उपन्यास लिखना 2 अलग-अलग चीजें नहीं थीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। दोनों में वो कहानी सुना रहे थे। चलिए अब उस उपन्यास पर आते हैं जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया, द नेम ऑफ द रोज। ये कोई आसान हल्की फुल्की किताब नहीं थी। इसमें तत्व मीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्य युगीन इतिहास जैसे बहुत गहरे और जटिल विषय थे। हाँ, एक तरह से जासूसी कहानी थी, पर बहुत ही बौद्धिक स्तर की। तो सवाल ये है कि ये किताब इतनी बड़ी हिट कैसे बन गई? इको खुद इसकी सफलता को एक रहस्य मानते थे, एक मिस्ट्री। अच्छा। यहाँ तक कि उनके अमेरिकी प्रकाशक को भी कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इको से कहा था कि अमेरिका जैसे देश में, जहाँ किसी ने कैथीड्रल नहीं देखा है और कोई लैटिन नहीं पढ़ता है, इस किताब की 3000 प्रतियां बिक जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। सिर्फ 3000? और बिके कितनी? अमेरिका में ही 20 से 30 लाख प्रतियां बिकी। क्या बात है! ये उम्मीद से 1000 गुना ज्यादा था। हर कोई हैरान था। तो इको के हिसाब से इसका क्या कारण था? क्या उनका कोई अंदाजा था? उनका मानना था कि पत्रकार और प्रकाशक
अक्सर पाठकों को कम आंकते हैं। कम आंकते हैं। हाँ, वे सोचते हैं कि लोगों को सिर्फ कचरा मतलब ट्रैश पढ़ना पसंद है और वे मुश्किल या गहरी चीजें नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये तो आज भी सुनने को मिलता है कि ऑडियंस को बस आसान डाइजेस्टेबल कंटेंट चाहिए। हाँ, और इको इस सोच को चैलेंज कर रहे थे। उनका मानना था कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे पाठक हैं जो एक चुनौतीपूर्ण अनुभव चाहते हैं, जो ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे। और द नेम ऑफ द रोज की सफलता इसका सबूत थी। बिल्कुल, कि लोग मुश्किल चीजों के लिए तैयार थे, बस कोई उन्हें वो परोसने वाला चाहिए था। लेकिन इको ने एक और दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा कि शायद किताब की टाइमिंग बिल्कुल सही थी। अगर ये उपन्यास 10 साल पहले या बाद में आया होता तो शायद इसे वैसी सफलता नहीं मिलती। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। शायद उस समय 1980 के दशक की शुरुआत में लोग इतिहास और रहस्यों में एक खास तरह की दिलचस्पी ले रहे थे। शायद उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में लोग गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे जो ये किताब उठा रही थी। मतलब राइट बुक एट द राइट टाइम। एग्जैक्टली। इको ने भी कहा कि वो इसका ठीक कारण नहीं जानते, लेकिन उन्हें लगता है कि टाइमिंग का बहुत बड़ा हाथ था। ये सफलता एक खूबसूरत रहस्य है। तो आज हमने इस बातचीत में क्या समझा? हमने शुरुआत की एक इंटरव्यू की डरावनी तस्वीर से, जहां वो एक हमला है जो लेखक को घायल कर देता है, उसका गला घोट देता है, जहां किपलिंग और नायपॉल जैसे लेखक उससे बचकर भागते हैं। और फिर हम अम्बर्टो इको की दुनिया में आए, जहां इंटरव्यू एक हमला नहीं बल्कि एक खिड़की बन जाता है। एक ऐसी खिड़की जिससे हम एक असाधारण दिमाग को काम करते हुए देख सकते हैं। उनका डिसिप्लिन, उनका समय को देखने का नजरिया और उनकी विनम्रता। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि लेखक इंटरव्यू का सब्जेक्ट बनने से क्यों डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी जटिलता को कम कर दिया जाएगा। सही बात है। लेकिन अम्बर्टो इको की सफलता का एक राज ये भी था कि उन्होंने अपने अकादमिक काम को भी एक तरफा ज्ञान की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी और एक संवाद की तरह पेश किया। और ये आज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज जब हम सब इंफॉर्मेशन ओवरलोड से जूझ रहे हैं, तो किसी भी जटिल ज्ञान को साझा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या सिर्फ तथ्यों और निष्कर्ष बताना काफी है, या फिर उस ज्ञान तक पहुंचने की पूरी कहानी बताना ज्यादा जरूरी है, जिसमें सारे प्रयास, सारी गलतियां और सारी असफलताएं भी शामिल हों? सोचने वाली बात है।